हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर का अध्ययन करेंगे और पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का अर्थ और कंप्यूटर का विकास पढ़ चुके थे। अब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण किन किन आधारों पर कितने प्रकारों में किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाने वाली मेमोरीज। ठीक है, तो आइए चलिए देखा जाए पिछले क्लास के आगे की बातें। ठीक है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है हमको पढ़ना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब कि कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के प्रकारों को कुछ मुख्य आधारों पे बांटा गया है। देखिए, एक आधार है बेस्ड ऑन साइज, यानी साइज के आधार पर। दूसरा आधार है इसकी बनावट के आधार पे, और तीसरा है इसके उपयोगिता के आधार। ठीक है, जैसे देखिए साइज के आधार पर सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे छोटा मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर करते हैं, जो मैंने उस दिन आप लोग को बताया था कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। ठीक, उसी प्रकार देखिए इनकी टेक्नोलॉजी के आधार पर, मैकेनिक्स के आधार पर क्या क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब पर्पज यानी उपयोगिता के आधार पर देखिए होता है जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, यानी किसी सामान्य कार्य के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए, और किसी विशिष्ट कार्य के लिए, विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको। देखिए इस प्रकार से, देखिए इमेज के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो अभी अपने ऊपर देखा, अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया कि बेस्ड ऑन टाइप, मैकेनिज्म के आधार पर देखिए एनालॉग कंप्यूटर इस प्रकार के होते हैं। यानी एनालॉग कंप्यूटर, मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था कि जैसे बहुत सारे ऐसे पुराने मशीनें जिसमें पहले से डिजिट लिखी हुई होती है और उस पे सुई पहुंच जाती है। जैसे आप लोग देखिए पेट्रोल पंप पे, कुछ पुराने पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल भराने जाते हैं तो उसमें पहले से अंक लिखे रहते हैं और वो ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, और लेकिन नए में जाएंगे आप तो देखेंगे आप डिजिट्स के रूप में, अंकों के रूप में दिखते हैं। ऐसे एकदम खाली रहता है, लेकिन जैसे ही पेट्रोल भरा जाने लगता है तो दिखने लगता है। फिर उसी प्रकार मैंने गाड़ी का, बाइक का भी उदाहरण दिया था, तो उसी प्रकार आप देखिए डिजिटल कंप्यूटर ये जिसका इस्तेमाल हम लोग आजकल करते हैं। ठीक है, देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फंक्शन, देखिए ये दिख रहा है ना आपको कि अलग है पूरी तरह से, ये अलग है। ठीक है, और ये होते हैं स्क्रीन टच। ठीक है, इसमें देखिए स्क्रीन इसकी अलग है और जो बाकी का पार्ट्स अलग है। ठीक है, इन दोनों का सम्मिलित रूप होता है, इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए पर्पज के आधार पर, मैंने उपयोगिता के आधार पर बता, देखिए जनरल पर्पज वाला कंप्यूटर देखिए सामान्य उद्देश्य के लिए, देखिए सिंपल सा जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। और देखिए स्पेशल पर्पज वाला कंप्यूटर जो किसी स्पेशल काम के लिए, तो जैसे देखिए बैंक के एटीएम में। ठीक है, उसके बाद किसी सिक्योरिटी कंपनी में, फिर उसके बाद देखेंगे आप किसी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी जैसे एयरटेल, ये सब जो कंपनियां होती हैं इनके स्पेशल काम होते हैं। ठीक है, अब देखिए साइज के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, जिसका उदाहरण मैंने अभी आप लोगों को बताया, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा जो कंप्यूटर होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, ये देखिए मिनी कंप्यूटर, ये उससे थोड़ा बड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये उससे बड़ा होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा। ठीक है, इनको भी मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि किसका किसका कहां कहां उपयोग किया जाता है। ये तो मैं आपको इसको प्रकार के आधार पर उसकी इमेज दिखा दे रहा हूं। अभी मैं इसको आपको इसकी व्याख्या दिखाऊं। जैसे देखिए और भी बड़ी इमेज देख लीजिए। जैसे देखिए माइक्रो कंप्यूटर, देखिए ये माइक्रो कंप्यूटर है, इसकी साइज देखिए थोड़ी बड़ी है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर कम इस्तेमाल किए जाते हैं, पहले किए जाते थे। अब देखिए
मिनी कंप्यूटर, ये उससे थोड़ा सा साइज में छोटा है। पर्सनल कंप्यूटर जो आजकल जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं, ठीक है। देखिए सुपर कंप्यूटर, देखिए कितने बड़े हैं, ढेर सारे कंप्यूटरों का सम्मिलन होता है, बहुत बड़ा होता है। फिर देखिए लैपटॉप, फिर देखिए टैबलेट, ठीक, ये सब क्या है, कंप्यूटर के प्रकार है। और भी देखिए डिफरेंट टाइप्स और भी कंप्यूटर, देखिए इनकी डिफरेंट टाइप्स को देखिए, मिनी कंप्यूटर, वेयरेबल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, एनालॉग कंप्यूटर, देखिए स्मार्टफोन्स, देखिए ये भी कंप्यूटर का उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर, देखिए नोटबुक, अल्ट्रा बुक, सर्वर कंप्यूटर, देखिए माइक्रो कंट्रोलर, डिजिटल कंप्यूटर, गेमिंग पीसी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, टैबलेट, क्वांटम कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, डेस्कटॉप, इतने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको हम लोग व्याख्या के आधार पर देखिए। जैसे देखिए ये जो चीजें अभी मैं आप लोगों को ऊपर बता रहा था, क्या बता रहा था, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन या प्रकार, वर्गीकरण। देखिए कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, देखिए कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, तो इसको देखिए हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं। तो इसको देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि कार्य पद्धति यानी मैकेनिज्म यानी टेक्नोलॉजी के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। फिर उसी प्रकार से देखिए अभी हम लोगों ने देखा ऊपर कि इसकी साइज और कार्य के आधार पे देखिए क्या होता है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। फिर देखिए इसके हार्डवेयर के हिसाब से यानी हार्डवेयर इसमें जो इस्तेमाल होता है उसके आधार पर हम लोग देखिए क्या कहते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर और पांचवी पीढ़ी के। इसके बारे में हम लोगों ने इसके इवोल्यूशन यानी विकास क्रम में भी देख लिया। अब देखिए इनको एक एक करके देखा जाए। जैसे सबसे पहले देखिए एनालॉग कंप्यूटर, ठीक, यानी कार्य पद्धति के आधार पर सबसे पहले किसको देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। देखिए इस कंप्यूटर का इस्तेमाल देखिए कहां कहां होता है, बहुत कम होता है। देखिए इसमें डाटा स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है, यानी इसमें स्टोर ज्यादा चीजें नहीं हो पाई। फिर देखिए ये समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली राशियां होती, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे यूज करेंगे उसमें अंक उसी प्रकार से दिखते हैं या पहले से छपे होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था आप लोग को, अभी दिखाऊंगा, उदाहरण दिखाऊंगा। देखिए फिर देखिए ये इसलिए उपयोग किए जाते हैं भौतिक राशियों को मापने के लिए, जैसे देखिए दाब, उसके बाद तापमान, जैसे देखिए थर्मामीटर होता है उसमें पहले से अंक लिखे गए होते हैं तापमान के रूप में। फिर हम जब तापमान मापते हैं तो वहां तक पारा पहुंच जाता है, वहां तक तो उसको हम कहते हैं कि इतना तापमान है। अब देखिए अब उसमें भी जो थर्मामीटर भी आ गया वो डिजिटल आ गया है, जब किसी का टेम्परेचर मापा जाता है जितना टेम्परेचर रहता है उसमें वो डिजिट के रूप में दिख जाता है, लेकिन पहले ऐसा इस्तेमाल होता था। फिर देखिए गति मापी जाती है, लंबाई मापी जाती है, चौड़ाई मापी जाती है, विद्युत वोल्टेज होता है। देखिए बहुत सारे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में लिखा रहता है पहले से, जिसे आप लोग देखिए वो होता है जिसको कहते हैं स्टेबलाइजर, देखते होंगे आप लोग, ठीक है। तो उसमें भी पहले से देखिए बने होते हैं कांटे, उसमें जब लाइट कम ज्यादा होती है तो आपका सुई वहां पर पहुंच जाता है। ये इसी के उदाहरण, ठीक है। फिर देखिए इसमें डेटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में संपन्न होता है, ठीक है। यह बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है। देखिए इसमें भौतिक राशियों को ट्रांसड्यूसर की सहायता से एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। इसका उपयोग देखिए कहां कहां होता है, घर, ऑफिस में एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त न होकर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वोल्टेज, करंट और तापमान या अन्य राशियों को मापने हेतु प्रयोग। पहले होता था घर और ऑफिस में, लेकिन अब धीरे धीरे इसका उपयोग कम हो गया है। अब रह गया है कुछ कुछ औद्योगिक संस्थानों में, इंजीनियरिंग संस्थानों में, जहां पे मीटर वगैरह लगे होते हैं, दूरी, लंबाई, ठीक है। गाड़ियों में भी देखिए बहुत सारे मीटर लगे होते हैं। अब कुछ गाड़ियों में क्या है कि अब डिजिटल मीटर आने लगे हैं, लेकिन पहले की जो गाड़ियां होती थी उसमें देखिए पहले से लगा होता था, सब कुछ छपा होता था, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए
ये देखिए इस प्रकार से स्पीड मापता है। इस प्रकार से देखिए इसमें ये सिस्टम है, यहाँ पे बटन लिखी हुई है, पहले से अंक प्रदर्शित है, ये दिखाता है। देखिए ये सिग्नल इसका है, इस तरह का सिग्नल होता है, ये इसका कंप्यूटर। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती, देखिए माइक्रोफोन, स्पीडोमीटर, सिज्मोमीटर, पेट्रोल पंप पर लगा हुआ मीटर, सब मैंने अभी आप लोगों को बताया। फिर देखिए ये सिग्नल के उदाहरण क्या क्या, हवा का चलना, देखिए कहीं कहीं लगा रहता है हवा किस स्पीड से चल रही है, कम ज्यादा वो बताता है। कार की स्पीड, देखिए कार में स्पीडोमीटर लगा रहता है। पृथ्वी का हिलना, देखिए कुछ यंत्र होते हैं सिज्मोग्राफ जैसे, देखिए आपको मैंने बताया जब भूकंप आती है तो उसमें सुई आगे पीछे होती है। फिर देखिए बोली गई आवाज, जब लोग को बोलते हैं तो उनकी वॉइस पे वॉल्यूम को नापने के लिए होता है। तो ये सारे जो उदाहरण किसके हैं, एनालॉग कंप्यूटर। फिर देखिए अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। देखिए डिजिटल कंप्यूटर का नाम ही है, डिजिट से संबंधित है। इसमें देखिए डेटा प्रदर्शित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए एडीसी का प्रयोग होता है। एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसमें लगा होता है। इसमें भी एनालॉग जो सिग्नल होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसमें देखिए गणना हेतु बाइनरी अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 0 से 1, 0 और 1। इसमें देखिए आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित करने होते इसका उपयोग किया जाता है। आजकल देखिए डिजिटल कंप्यूटर ही मार्केट में प्रचलित है, ठीक है। ये शुद्धता के साथ नंबरों पर ऑपरेट करते हैं, यानी ढेर सारे नंबर के आधार पर ये हमें अपनी जो भी सूचना होती है वो प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसके उदाहरण देखिए क्या क्या होते हैं, स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप, पीसी, कैलकुलेटर आदि। ये सब किसके उदाहरण हैं, डिजिटल के। देखिए ये इसकी खासियत क्या क्या है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, इनमें एक्यूरेसी होती है, ये इंटेलिजेंस होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, ठीक है। इनके सिग्नल देखिए वही भी मैंने बताया आपको कि 0 से लेकर 1, यानी 1 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की गिनतियां इसमें दिखती है। फिर देखिए अब अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये देखिए दोनों इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का होता है। देखिए डिजिटल व एनालॉग का मिश्रित रूप होता है, ये विशेष कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए गणना तथा प्रोसेसिंग हेतु डिजिटल रूप प्रयुक्त किया जाता है, बाकी इनपुट तथा आउटपुट हेतु एनालॉग सिग्नल पर, यानी इसमें जो सूचना प्रदर्शित होती है वो डिजिटल माध्यम से होती है, लेकिन इसमें जो इनपुट दिया जाता है वो एनालॉग माध्यम से होता है, ठीक है। देखिए इसका देखिए सिग्नल इस प्रकार से होता है। ये देखिए कहां कहां उपयोग किया जाता है, देखिए हवाई जहाज, पेट्रोलियम, हॉस्पिटल, बड़े उद्योग। इसमें सिग्नल देखिए ये एनालॉग का सिग्नल देखिए ऐसे ऐसे होता है और डिजिटल का सिग्नल ऐसे ऐसे होता है। यानी देखिए आप देखिए इसके उदाहरण भी देख लीजिए, मैंने अभी क्या बताया कि अधिक सटीकता, अधिक तेजी के साथ परिणाम देने में समर्थ होता है। देखिए रक्षा क्षेत्र, ट्रैफिक कंट्रोल, एटीएम मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, रडार सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, पेट्रोल पंप, मेडिकल क्षेत्र, इतने सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया। देखिए इस प्रकार का देखिए दिखता है, ये आपको दिख रहा है ना कि देखिए। अब देखिए और जो मैंने अभी बताया कि ये जो कंप्यूटर होते हैं स्पेशल काम के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, सामान्य काम के लिए भी। देखिए तो 3 प्रकार के हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पज हाइब्रिड कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज हाइब्रिड कंप्यूटर और लार्ज इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक। अब देखिए हम लोग इसका आकार के आधार पर देख लेते हैं। वो सारा किसके आधार पर था, मैकेनिज्म या टेक्नोलॉजी के आकार के आधार पर। देखिए सबसे पहला क्या है, मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर सबसे पहले देखिए कब निर्मित हुआ था, 1965 ईस्वी में, ठीक है। और यह आकार व क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम से छोटा होता है। इसका आकार देखिए लगभग रेफ्रिजरेटर के बराबर होता है, यानी जो हमारे घर में फ्रिज इस्तेमाल की जाती है लगभग उतने बड़े का होता है, जिसका आपको देखने को मिलेगा कहां पर, एटीएम मशीन। देखिए इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद देखिए इसका कहाँ उपयोग, इसके उदाहरण देखिए, K202 मिनी कंप्यूटर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, TI 990, SDS 92, एप्पल मैक मिनी, यानी ये इसके उदाहरण है, नाम है। इसका उपयोग देखिए कहाँ होता है, यात्री आरक्षण, कंपनियों में, अनुसंधान एवं ऑफिस इत्यादि में होता है। इस पे देखिए कई व्यक्ति एक साथ कार्य करने में सक्षम होते हैं, यानी इसकी साइज बड़ी होती है तो इस पर एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते। फिर देखिए अगला आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में। इसमें भी देखिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी के द्वारा किया गया। इसमें देखिए किस किस माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया था, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ठीक है, यानी उच्च बिट के प्रोसेसर का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखिए इसमें VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मैंने आपको बताया था हार्डवेयर के आधार पे कि सबसे जो पुराना कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, उसके बाद रजिस्टर्स का होता था, उसके बाद IC का होता था, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का था। उसी प्रकार से इसमें जो लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी होती है VLSI और ULSI का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता में ये लोग क्या करते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए, टैबलेट कंप्यूटर, पाम टॉप, स्मार्टफोन, नेटबुक, नोटबुक, वर्क स्टेशन, यानी उसके बाद देखिए PC, इतने ढेर सारे इसके उदाहरण देखिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। देखिए दुनिया का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर माइक्रल था, जिसे वर्ष 1973 ईस्वी में रियलाइजेशन डी एट्यूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स यानी R2E नामक कंपनी के द्वारा विकसित किया। इसका देखिए उपयोग कहाँ किया जाता है, घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, ठीक है, मनोरंजन, चिकित्सा, बैंकिंग, इतने सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं पर्सनल कंप्यूटर PC, यानी जो ज्यादातर लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, PC। इसमें देखिए हार्डवेयर में माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड, CPU, मेमोरी या अन्य हार्डवेयर इसमें उपयोग किए जाते हैं। ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एवं कनेक्शन इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से एक साथ कई कार्य करने की इसमें क्षमता होती है। टेलीफोन व मॉडेम की सहायता से इसमें इंटरनेट से कनेक्शन लिया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर तंत्र है जो विशेष व्यक्तिगत अथवा छोटे समूह द्वारा एकल यूजर द्वारा डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा निजी कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस कंप्यूटर की निर्माता कंपनियों का नाम जैसे बहुत से हम लोग जानते भी हैं, जैसे देखिए IBM, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक्ट, जेनिथ, HCL, HP और इंटेल, इतनी कंपनियां हैं जो PC बनाती है। इनका भी उपयोग देखिए वही जैसे पहले आप लोगों ने ऊपर देखा कि माइक्रो कंप्यूटर में भी आते हैं, तो व्यापार, हॉस्पिटल, शिक्षा, घर, ऑफिस, मनोरंजन, डाटा संग्रहण, प्रकाशन, रेलवे, एयरलाइन इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो अपना पर्सनल कंप्यूटर अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने गाड़ी में लिए रहते हैं। ठीक है, देखिए PC का विकास, PC देखिए सबसे पहले 1981 में इसका विकास प्रारंभ हुआ और इसमें माइक्रो प्रोसेसर 8080 का प्रयोग किया गया। देखिए इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर स्टोरेज क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, और इसमें देखिए 1984 में नया माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बना PC80 जो है लगा के उसका उपयोग किया। ठीक है, इसका उपयोग प्रकार देखिए मैंने आपको बता ही दिया अभी, अल्ट्रा मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर, पॉकेट पर्सनल कंप्यूटर, यानी कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं पर्सनल कंप्यूटर जिनको हम एक जगह से दूसरे जगह तक लेके घूम सकते हैं, और एक ऐसा होता है जो हम अपने जेब के आकार में मोबाइल के तरह होता है जिसको हम लोग अपने जेब में भर सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्रीन पर्सनल कंप्यूटर, यह स्लीप मोड का समर्थन यानी PC के ऑफ रहने पर अनावश्यक प्रोग्रामों एवं कंपोनेंट्स को बंद करने में सक्षम होता है। यानी एक विशेष प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर होता है
जब पीसी आपका ऑफ रहेगा तो उसमें जो अनावश्यक प्रोग्राम कंपोनेंट्स है वो अपने आप बंद कर देगा ये। ठीक, अब देखिए वर्क स्टेशन देखते हैं। वर्क स्टेशन क्या होता है, देखिए इसमें देखिए पीसी की तुलना में ईमेल, वेब सर्फिंग और वर्ड प्रोसेसिंग के कार्य हेतु इसमें अधिक शक्ति होती है, यानी ज्यादा पावरफुल होता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ होता है, सीएडी में, एनिमेशन में, डाटा एनालिसिस में, रेंडरिंग, वीडियो ऑडियो का निर्माण संभालने में सक्षम, यानी बड़े कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें आमतौर पर एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ाव और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से चलायमान होता है। यह अति शक्तिशाली होता है, उच्च प्रदर्शन करता है, इसकी प्रोसेसिंग क्षमता ज्यादा होती है, इसमें विशाल भंडारण होता है, यानी ज्यादा चीजें स्टोर कर सकता है, इसका डिस्प्ले बहुत बेहतर होता है। ठीक है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी इसमें डिस्प्ले में आती है। इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुप्रयोग में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, भवन निर्माण, सिमुलेशन के अध्ययन इत्यादि क्षेत्रों में यह उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए नोटबुक। देखिए नोटबुक के आकार का कंप्यूटर ब्रीफ केस में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं आप अपने सूटकेस में भर के। इसमें पीसी की सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं। ठीक है, इसको देखिए हम लोग गोद में रख के इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको लैपटॉप के नाम से कहा जाता, लिया जाता है। लैप मतलब गोद, टॉप मतलब ऊपर। ठीक है, जैसे आप लोग डेस्कटॉप में देखा, डेस्क का मतलब होता है बेंच या मेज, उसी के ऊपर रखता है। इसका देखिए वर्ष 1981 में एडम ऑसबोर्न द्वारा विकास किया गया था। देखिए इसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं, इसमें देखिए कीबोर्ड, टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी ड्राइव, मुड़ने योग्य एलसीडी होता है, मॉनिटर इसमें, देखिए इसमें लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है, निकल, कैडमियम और मेटल हाइड्राइड से बने चार्जेबल बैटरी होते हैं। इतने प्रकार की इसमें बैटरी लगी होती है। ठीक है, ये देखिए वाईफाई, ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ जाता है। ठीक है, देखिए आजकल देखिए लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। नोटबुक के सभी फीचर्स लैपटॉप की अपेक्षा कम होते हैं, यानी नोटबुक में थोड़ा लैपटॉप से अपेक्षा फीचर कम होते हैं। नोटबुक में डिस्प्ले स्क्रीन लैपटॉप की अपेक्षा छोटी होती है। नोटबुक की मोटाई और वजन लैपटॉप की अपेक्षा कुछ कम है, यानी मोटाई और वजन कम होता है, लेकिन इसकी जो बाकी की फैसिलिटी हो लैपटॉप से थोड़ी सी कम है। अब देखिए नेटबुक, वो नोटबुक था, ये नेटबुक है। देखिए ये इसका आकार छोटा होता है, छोटी स्क्रीन होती है, कम वजन होता है, कम मूल्य होता है, इसमें कैमरा लगा होता है, इसमें कम क्षमता का माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसमें हेडफोन और माइक्रोफोन के जैक लगे होते हैं, 2 या 3 यूएसबी पोर्ट होते हैं, मेमोरी कार्ड के लिए इसमें अलग से स्लॉट लगी होती है। ठीक है, ये देखिए नेटबुक शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट के नेट तथा नोटबुक के बुक से हुई है। इसका उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है, इंटरनेट से जुड़ने में, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्फिंग करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए, ऑडियो वीडियो फाइल डाउनलोड अपलोड करने के लिए, कैलेंडर देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, ब्लॉग लिखने के लिए, पोस्ट करने के लिए, कॉल करने के लिए। ठीक है, इसके देखिए और चीजें देख लेते हैं। नेटबुक देखिए क्या होता है, एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर बिना तार के संचार करने में प्रयुक्त होता है, अंतरजाल से जोड़ने की सरल सुविधा से यह युक्त होता है। इसको मिनी लैपटॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मार्केटिंग में, जो बहुत सारे मार्केटिंग के एम्प्लॉय होते हैं वो देखिए मार्केट में जब मार्केटिंग का काम करते हैं तो इसको अपने साथ में रखे रहते हैं। फिर देखिए किताब अखबार पढ़ने में, वेब ब्राउजिंग करने में, रिपोर्ट बनाने में, डाटा एकत्रित करने में, सर्वे करने में, प्रोजेक्ट प्लानिंग करने में, ऑनलाइन लर्निंग करने में, डे प्लानिंग करने में, इन सब चीज का उपयोग किया जाता है। अब देखिए आते हैं टैबलेट कंप्यूटर। ये देखिए टैबलेट कंप्यूटर, देखिए इसको, इसका देखिए 1971 ईस्वी में जेरॉक्स कंपनी के एलन के द्वारा इसकी पहली रूपरेखा तैयार की गई थी। टैबलेट देखिए एक मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है, मोबाइल की तरह दिखता है और छोटा सा होता है। देखिए स्मार्टफोन से बड़ा होता है किंतु लैपटॉप से छोटा है, यानी स्मार्टफोन जो हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा बड़ा होता है, लैपटॉप से छोटा होता है। इसका अन्य नाम देखिए टैबलेट कंप्यूटर, टैब या टैबलेट पीसी या हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहा जाता है।
इसमें कीबोर्ड और माउस अनुपस्थित होता है, इसमें टच से काम किया जाता है। देखिए इसमें टच स्क्रीन या स्टाइलस पेन के द्वारा सारा कार्य, जैसे मैं अपने हाथ में पेन रखा हूं तो इसी प्रकार की इसकी स्टाइलस पेन भी आती है और उंगली से भी टच के इसमें काम किया जाता है। इसमें देखिए मेमोरी और स्टोरेज क्षमता का लिमिट होता है, बस थोड़ी सी, बहुत ज्यादा लैपटॉप या पीसी की जैसी मेमोरी इसमें नहीं होती। कीबोर्ड की जरूरत पड़ने पर इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किया है। यदि कुछ चीज टाइप करनी है तो इसमें अलग से कीबोर्ड लगा के टाइपिंग कर सकते हैं, या फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी इस पे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए इसके और भी फैसिलिटी देख लेते हैं। देखिए इसके प्रकार होते हैं स्टेट टैबलेट, मिनी टैबलेट, गेमिंग टैबलेट, बुकलेट, बिजनेस टैबलेट, फैबलेट, 2-in-1 अथवा हाइब्रिड, इतने प्रकार का ये होता है। ठीक है, इसके भाग देखिए, स्टाइलस एक प्रकार का टच पेन लगा होता है इसमें, मैंने अभी जैसे हाथ में देखिए, मेरे हाथ में है। इसमें स्क्रीन होती है, इसमें बाहरी बॉडी होती है, बैटरी लगी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद पावर ऑन ऑफ बटन होता है, वॉल्यूम बटन होता है, बैक बटन होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसमें पड़े होते हैं। इसके देखिए लाभ हानि देख लेते हैं। ये देखिए हाथ में इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त होता है, कहीं भी ले जा सकते हैं, बिना कीबोर्ड का माउस के प्रयोग करने पर ये इस्तेमाल होता है। इसके साथ सस्ता हो ये मिलता है, जिसकी वजह से लोग इसको खरीदते हैं। इससे नुकसान देखिए, कंप्यूटर के सभी फीचर्स इसमें उपलब्ध नहीं होते, यानी कंप्यूटर या लैपटॉप से जो सारे काम आप कर सकते हो वो इसमें नहीं कर पाएंगे। यह सेल्फी या वीडियो शूट करने में अक्षम होता है, ऐसे आप सेल्फी या वीडियो नहीं ले सकते हैं। इसमें कम फीचर होते हैं, इसकी कीमत ज्यादा होती है, सुविधा कम रहती है, कीमत ज्यादा होती है, टच स्क्रीन टूटने का खतरा रहता है। ठीक, ये इसके नुकसान। अब आते हैं देखिए पाम टॉप। पाम टॉप देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग हथेली में इस्तेमाल करते हैं। पाम का मतलब होता है हथेली, हथेली पर कार्य करने वाला कंप्यूटर। देखिए यह आकार में छोटा होता है, कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज द्वारा इनपुट की जाती है, यानी हम लोग कुछ लिखने के बजाय इसमें वॉइस से कोई भी चीज लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए यह व्यवहार में मोबाइल फोन की तरह ही प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग देखिए कंपनी में, यात्री आरक्षण में, अनुसंधान आदि में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए स्मार्टफोन आ जाते हैं, यह एक मोबाइल फोन होता है। देखिए इसमें कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं। इसमें इनपुट के लिए टच स्क्रीन होता है, हम लोग टच करते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें देखिए सॉफ्ट कॉपी हेतु टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसमें कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीडीए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डिजिटल कैमरा लगा होता है। ठीक है, इसमें देखिए कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे देखिए गूगल एंड्रॉइड जो बनाता है, एप्पल का iOS इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बहुत से लोगों के मोबाइल में देखिए एंड्रॉइड का होता है एप्लीकेशन, और जो लोगों का महंगा होता है एप्पल का मोबाइल होता है, उसमें एप्पल का iOS लगा होता है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होता है, इसमें टच स्क्रीन, वेब ब्राउजिंग, वाईफाई एप्लीकेशंस, एम्बेडेड मेमोरी, जीपीएस, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए बहुत बड़े होते हैं। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, एक बड़ा शक्तिशाली कंप्यूटर जो एक साथ कई कार्यों को संभाल सकने में सक्षम हो। इसमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है इसमें। देखिए ये आकार में काफी बड़े होते हैं, इसमें स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, इसमें डाटा प्रोसेस करने की गति तीव्र होती है, एक साथ कई लोग इस पे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर एक साथ जोड़ के इनके प्रोसेसिंग क्षमता में बढ़ोतरी की जाती है। इसमें देखिए 32 या 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है। देखिए बड़ी कंपनियों, रेलवे आरक्षण, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि। उसके अलावा देखिए इसका प्रयोग ग्राहक आदेश प्रसंस्करण, वित्तीय लेन देन, उत्पादन, सूची नियंत्रण, पेरोल आदि इसके और भी उपयोगी कार्य। ठीक, आगे आइए, अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर देखिए इसकी तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति होती है, विशाल भंडारण होता है, इसमें मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, यह अत्याधुनिक यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होता है। इसमें उच्च क्षमता वाले हजारों माइक्रो प्रोसेसर एक साथ जोड़े गए रहते हैं। इसकी मल्टी प्रोसेसिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, इसमें ढेर सारे काम एक साथ किए जा सकते हैं। ये जटिल से जटिल कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग प्रोसेसर के माध्यम से हल कर सकता है।
सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना देखिए फ्लॉप्स में की जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में संपन्न होता है। ये फ्लोटिंग पॉइंट का अर्थ भिन्न संख्याएं होता है। वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति का माप देखिए एक्जा फ्लॉप्स में किया जाता है, यानी एक पेटा फ्लॉप्स बराबर 10 टू द पावर 15 फ्लॉप्स होता है, और एक एक्जा फ्लॉप्स का वैल्यू होता है 10 टू द पावर 18 फ्लॉप्स। ठीक है, देखिए इसकी बहुत पावर मतलब बहुत तेज स्पीड होती है इसकी। देखिए इसका उपयोग देखिए कहां कहां था, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में, अनुसंधान एवं डिजाइन में, विश्वविद्यालयों में, ऑटोमोबाइल में, रक्षा और सैनिक क्षेत्र में, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में, सिस्मिक डेटा एनालिसिस में, भूकंप के डाटा को जानने समझने के लिए, फ्लाइट में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, परमाणु परीक्षण में, खगोलकी में, ब्रह्मांड विद्या में, अभिकलात्मक रसायन में, संगणित द्रव्य भौतिकी में, भूविज्ञान में, जीव विज्ञान में, जटिल वित्तीय आर्थिक मॉडल, मशीन लर्निंग इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटरों का नाम देख लिया जाए। देखिए ये आंकड़ा देखिए थोड़ा पुराना है, नवंबर 2022 के अनुसार है। देखिए जिसमें सबसे ऊपर जो है यूएसए का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम फ्रंटियर है। इसकी स्पीड देखिए 1102 पेटाफ्लॉप्स है। फिर उसके बाद देखिए जापान का फुगाकू है। उसके बाद देखिए फिनलैंड का लूमी है, इटली का लियोनार्डो है। फिर देखिए यूएसए का समिट है। फिर देखिए यूएसए का सियरा है। फिर चाइना का देखिए सनवे याहू लाइट है। यूएसए का फिर परलूमूटर है। फिर यूएसए का ही देखिए सेलिन है। फिर चाइना का तियाने 2 है। यानी ये दुनिया के 10 सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब देखिए इसके निर्माण के बारे में देख लेते हैं। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय अमेरिका को जाता है, यानी अमेरिका में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। देखिए सुपर कंप्यूटर की इमेज है। देखिए दोनों तरफ ढेर सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं, इसमें ढेर सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। ठीक है, इसकी जो कंपनी थी उसका नाम था क्रे रिसर्च कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सेमोर क्रे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, इन्हीं को कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। कौन थे वो? सेमोर क्रे। जैसे आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के जन्मदाता फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। उसी प्रकार सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? सेमोर क्रे। ठीक है, ये देखिए सुपर कंप्यूटर के इमेज। अब देखिए 1964 में विकसित सीडीसी 6000 को पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यानी जो 1964 में जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था उसका नाम क्या था? सीडीसी 6000। ठीक है, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ये। फिर उसके देखिए नवंबर 2022 के अनुसार वर्तमान समय में दुनिया में सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फ्रंटियर, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया। ठीक है, यूएसए द्वारा निर्मित या अब तक का सबसे तेज कंप्यूटर। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लेने को। देखिए अपने देश में, भारत में सुपर कंप्यूटर, देखिए अपने देश में सुपर कंप्यूटर देखिए सबसे पहले देखिए 1986 में नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी ने CFDAE यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए एक कंप्यूटर विकसित करने के लिए फ्लो सॉल्वर परियोजना शुरू। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया। उसके बाद देखिए पेस नामक सुपर कंप्यूटर का निर्माण प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवैल्यूएशन नाम से निर्माण किया गया। फिर उसके बाद देखिए अनुराग यानी एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस हैदराबाद के द्वारा इसका निर्माण किया गया। फिर देखिए DRDO के द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका उपयोग किया गया। फिर देखिए भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटरों का निर्माण करना शुरू किया गया। इसके द्वारा किया गया था? CDAC के द्वारा। CDAC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये कंपनी कहां पर है? पुणे में है। इसके द्वारा परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए जाने शुरू हुए। फिर देखिए परम 8000 CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण कब हुआ था? 1991 में। फिर देखिए CDAC के निदेशक उस समय कौन थे? डॉक्टर विजय भास्कर जो थे, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए उनको इसका निर्माण का श्रेय दिया जाता है। फिर देखिए 1998 में इसी CDAC कंपनी के द्वारा परम 10,000 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया।
फिर देखिए दिसंबर 2022 में परम पद्म सुपर कंप्यूटर का निर्माण इसी कंपनी के द्वारा किया गया है। देखिए अपने देश का जो सुपर कंप्यूटर है उसकी गणना की क्षमता देखिए 1 टेराफ्लॉप यानी 10 खरब गणना 1 सेकंड में करने की क्षमता है इसमें। फिर देखिए जनवरी 2022 में परम प्रवेग सीडैक द्वारा विकसित वर्तमान में भारत का सबसे नवीन सुपर कंप्यूटर है। ठीक, देखिए भारत के विश्व स्तरीय सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं देखिए, परम सिद्धि विश्व में इसका 120वां स्थान है। इसकी स्पीड देखिए 4.61 पेटाफ्लॉप्स है, ये सीडैक द्वारा बनाया गया है। अगला है प्रत्युष, इसका विश्व में स्थान 143वां है, इसकी स्पीड देखिए 3.76 पेटाफ्लॉप्स है, ये IITM द्वारा बनाया गया है। फिर उसके बाद देखिए मिहिर है, ये 277वें स्थान पर है पूरी दुनिया में, इसकी स्पीड देखिए इसे थोड़ी सी कम है 2.57 पेटाफ्लॉप्स है। इसका निर्माण NCM RWF कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये भारत के सुपर कंप्यूटर थे। अब देखिए भविष्य में प्रयोग किए जाने वाले कुछ कंप्यूटर, ये देखिए नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता यानी इसमें आर्टिफिशियल नॉलेज यानी AI का इस्तेमाल किया जाए है। देखिए आर्टिफिशियल डालने का प्रयास जारी है अभी और निर्मित किए जा रहे हैं, जिससे परिस्थितियों के अनुकूल कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सके। यानी इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी डाल दी जाएगी कि ये सिचुएशन के अनुसार अपने आप काम करेगा। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग सुन रहे हो कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां बनाई जा रही है जो खुद से चलेंगी, ऑटोमेटिक चलेंगी, AI के आधार पर चलेंगी। तो बहुत सारे देखिए रोबोट बनाए जाते हैं जो खुद से सिचुएशंस को अपने आप से समझ के सोच के फिर काम करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, भविष्य एडवांस कंप्यूटर है, फ्यूचर कंप्यूटर है। देखिए इनका उपयोग अनुसंधान तथा रोबोट निर्माण में किया जा रहा है बहुत तेजी से। देखिए और भी देखिए कुछ भावी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो भविष्य में आने वाले हैं। इसमें देखिए क्वांटम कंप्यूटर, इसमें देखिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी विद्युत किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण इसमें संपन्न होगा। इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण कर एक साथ 0 और 1 की स्थिति में गिने जाने में सक्षम होंगे। देखिए इसके इस्तेमाल से ऐसे कंप्यूटर के विकास जारी हैं जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले और छोटे तीव्र गति वाले हों। यानी इसका कहा जा रहा है कि इसकी स्पीड मानव के मस्तिष्क से भी तेज होगी और ये बहुत छोटे आकार के होंगे। देखिए इसमें पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग होगा जिसकी मेमोरी को क्यूबिट क्वांटम बिट में मापा जाएगा, जबकि सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में मापा जाता है। यानी इसमें बहुत ज्यादा मेमोरी का इस्तेमाल। इसकी देखिए क्वांटम कंप्यूटर की उपलब्धता से रसायन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत सारे नए काम किए जाएंगे और उद्योगों को इससे फायदा होगा। ठीक है, फिर देखिए अगला जो कंप्यूटर है वो DNA कंप्यूटर। ये देखिए सब फ्यूचर कंप्यूटर हैं, ये सब भविष्य में आने वाले। इसमें देखिए जो हम लोगों को पता है कि हमारे जो कंप्यूटर इसमें होते हैं उसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अब इन कंप्यूटरों में सिलिकॉन के स्थान पर DNA या प्रोटीन आधारित जैविक पदार्थ का उपयोग किया जाएगा। यानी इसमें जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाएगा और इससे डाटा को संरक्षित व प्रोसेस कर कॉपर साल्ट के प्रयोग से भविष्य में सुपर कंप्यूटर का सस्ता निर्माण संभव हो सकेगा। यानी सिलिकॉन की जगह अब जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाएगा, इसलिए इसको बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये स्वयं को गुणित करने तथा एक साथ कई गणनाएं करने में योग्य। जैसे हमारे शरीर में DNA होते हैं, वो अपने आप गणना करते हैं, अपने साथ सारी कामें करते हैं खुद से, उसी प्रकार ये भी करेगा। फिर देखिए अगला कंप्यूटर होगा केमिकल कंप्यूटर। इसमें गणना हेतु पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता का उपयोग कर डाटा को रसायनों की अलग अलग सांद्रता द्वारा दर्शाया जाने वाला कंप्यूटर बनाया जाए। ठीक, अब देखिए नैनो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बहुत छोटे होंगे, इनकी देखिए 1 × 10⁻⁹ मीटर यानी इसका व्यास इतना छोटा होगा। और ये छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की जा रही है, जिसमें पदार्थ की आणविक संरचना का यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाए। अब देखिए आते हैं हम लोग इनपुट और आउटपुट के बारे में। यानी अभी हम लोगों ने कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों को देखा। हाँ देखिए इनपुट आउटपुट, इसमें देखिए कुछ ऐसे कि इसका मतलब क्या है कि बीच में दिखाई जा रही हैं, इसका मतलब ये इनपुट का भी काम करती हैं, आउटपुट का काम। जैसे देखिए हेडफोन आउटपुट है,
हेडसेट आउटपुट है, लेजर प्रिंटर आउटपुट है, स्क्रीन आउटपुट है, प्लॉटर जिससे बड़े बड़े नक्शे छपते हैं, जो बैनर वैनर छपते हैं, प्लॉटर देखिए वो भी आउटपुट है। देखिए इंकजेट प्रिंटर, इंक वाले प्रिंटर। फिर देखिए स्पीकर, ये सारी चीजें क्या है आउटपुट। देखिए कुछ डिजिटल कैमरा, ये देखिए इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। पेन ड्राइव देखिए ये भी इनपुट आउटपुट दोनों, यानी कि किसी चीज को कंप्यूटर में से अपलोड भी किया जाता है और फिर उससे लेकर दूसरे चीज में रखा जाता है, तो इनपुट आउटपुट। देखिए टच स्क्रीन, इससे हम टच भी करके कोई काम करते हैं और फिर वो हमको प्रदर्शित भी करता है। फिर उसी प्रकार देखिए सीडी डीवीडी, सीडी डीवीडी देखिए इनपुट आउटपुट दोनों, कोई चीज कंप्यूटर में डालनी होती है तो भी इसका उपयोग होता है, और कंप्यूटर से कोई डाटा लेना होता है तो भी उपयोग होता है। उसके बाद देखिए वेबकैम, वेबकैम का उपयोग दोनों होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फैक्स मशीन का भी उपयोग दोनों काम के लिए होता है। फिर उसके बाद देखिए मॉडेम होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट का उपयोग करने के लिए करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है इनपुट आउटपुट दोनों। अब देखिए इनपुट क्या है, मेनली देखिए कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जैसे देखिए मेरे हाथ में एक पेन है, ये भी इनपुट का उदाहरण। देखिए जॉयस्टिक, जो गेम खेलते हैं लोग वो करते हैं। देखिए कुछ ऐसे स्कैनर आते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देते हैं। फिर देखिए बारकोड रीडर, मैंने बताया था ना कि शोरूम वगैरह में, मॉल वगैरह में जब आप सामान खरीदते हो तो प्राइस लिखा रहता है, एक बारकोड लगा होता है, उसको स्कैन करते हैं तो वो प्राइस कंप्यूटर में आ जाती है। ये देखिए इनपुट आउटपुट के उदाहरण है। और भी देखिए इनको इमेज के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया, देखिए ओसीआर है, माउस है, बारकोड रीडर है, जॉयस्टिक है, ये देखिए कंप्यूटर है, ये देखिए सारी चीजें, देखिए ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है इनपुट डिवाइस है। देखिए ये आउटपुट डिवाइस है। देखिए प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन, स्क्रीन प्रोजेक्टर, है ना। ये देखिए जीपीएस लोकेशन, साउंड कार्ड, स्पीकर, वीडियो कार्ड, प्लॉटर, ये सब किस चीज के उदाहरण है आउटपुट। अब देखिए और भी देखिए इसको, इनपुट का मतलब जिससे कंप्यूटर में सूचनाएं दी जाती हैं। देखिए इस सब चीजों को और भी इमेज के माध्यम से मैंने आप लोग को दिखा दिया है कि अब ये सारी चीजें कभी भूले ना। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आता है, कभी कभी मिलान के रूप में आता है मैच कराने के लिए, और कभी कभी सीधा सीधा पूछता है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को आप लोग एकदम दिमाग में अच्छे से देख लीजिए, बैठा लीजिए, ठीक है। ये देखिए इधर इनपुट उधर आउटपुट, ठीक। इन का मतलब जिससे कंप्यूटर में सूचना दी जाती है, आउट का मतलब जिससे हमें सूचना प्राप्त हो। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो मैंने क्या बताया, कंप्यूटर सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए हार्डवेयर, देखिए यह एक भौतिक भाग है, इसे हम देख व छू सकते हैं। यह मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है। देखिए ये सारे क्या हैं हार्डवेयर के उदाहरण। देखिए कीबोर्ड को हम छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्कैनर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, माउस को भी, पेन ड्राइव को भी, सीपीयू को भी, सीडी डीवीडी को। लेकिन देखिए अब सॉफ्टवेयर की देख लेते हैं, इसे हम देख तो सकते हैं किंतु छू नहीं सकते हैं। यह कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है। यह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, सिस्टम और एप्लीकेशन। देखिए इसको हम देख तो पाते हैं लेकिन भौतिक रूप से छू नहीं पाते हैं। यह हमें दिखता है हमारी स्क्रीन पर लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते। देखिए इस तरह से दिखता है, देखिए पीडीएफ है ना, एडोब, पीएस, वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट, देखिए सारी चीजें हमको दिखती हैं स्क्रीन लेकिन हम इसको छू नहीं सकते। देखिए और देखिए इमेज के माध्यम से ये सारी चीजें क्या है, ये सब हार्डवेयर है जिसको हम देख छू सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ये सब सॉफ्टवेयर है, देखिए पावर पॉइंट, वर्ड, गूगल क्रोम, जीमेल, मैकेफी, विंडोज 7, जावा, ठीक है। ये सारी चीजें इसको हम लोग केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। और भी देखिए हार्डवेयर के उदाहरण, देखिए ढेर सारे हार्डवेयर के उदाहरण है, यानी अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी नहीं भूलेंगे। फिर देखिए ये ढेर सारे और सॉफ्टवेयर देख लीजिए, देखिए, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर के प्रकार देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर को देखिए कुछ प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए इसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम भी कहा जाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर क्रियान्वित कर वांछित परिणाम दे। इस फाइल का एक्सटेंशन नेम .exe है। प्रोग्राम के निर्देशों का अनुपालन करना, रन, एग्जीक्यूट, प्रोसेस, ऑपरेट। ठीक है, तो आप देखिए, आते हैं एक चीज को देखें। हम लोग जैसे यूजर है, कोई कंप्यूटर यूजर वो क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। फिर वो चीजें कहाँ जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लगा होता है, हार्डवेयर में लगा होता है। फिर ये प्रक्रिया यहां से होते हुए फिर यूजर के पास आती है, फिर यूजर ऐसे का, यानी ये प्रक्रिया क्या आती है, ऐसे चक्रीय रूप में चलती रहती है। ठीक है, यहां ऐसे भी दिखा दिया गया। उपयोगकर्ता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा कार्यों का क्रियान्वयन करेगा, फिर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी हार्डवेयर से प्रोसेस होगा और फिर हमारे पास चला। अब देखिए, इनको उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण से देख लेते हैं सॉफ्टवेयर। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण देखिए, जैसे आप लोग विंडोज इस्तेमाल करते हो, यूनिक्स इस्तेमाल करते हो, लाइनक्स करते हो, एंड्रॉइड करते हो, मैक ओएस, ये सब किसके उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, देखिए इसका कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। फिर देखिए डिवाइस ड्राइवर, इसका उदाहरण देखिए मदरबोर्ड ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, स्कैनर, यानी ये सारे सम्मिलित रूप से क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइस, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जो आपके कंप्यूटर में अंदर रहता है, जिससे हम उस पूरे सिस्टम को क्या करते हैं, बिना उसके नहीं चला सकते, यानी वो आपका सिस्टम उसके बगैर डेड होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसकी सहायता से हम कोई कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए वो क्या क्या होता है, देखिए वर्ड प्रोसेसर, वर्ड फाइल में हम लोग लेटर लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई कुछ भी लिखते हैं। फिर उसके बाद देखिए स्प्रेडशीट होती है, इसमें हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, डाटा फिट करते हैं। फिर देखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग अकाउंट से संबंधित काम करते हैं। पेज मेकर होता है जिसमें देखिए बहुत सारे डिजाइन वगैरह बनाई जाती हैं। फिर देखिए कोरल ड्रा, इसमें भी डिजाइन बनाए। फोटोशॉप देखिए जो स्टूडियो वाले प्रयोग करते हैं। फिर देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप लोग जानते हैं कि एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, ये सब कैसे हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को करने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाने हेतु तैयार करे। बिना इसके कंप्यूटर एक बेजान मशीन होती है। ठीक है, प्रोग्रामों के वे स्टेटस जो कंप्यूटर को चलाने, कार्यों को नियंत्रित करने, संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसको सम्मिलित रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने अभी क्या कहा कि इसके बगैर आपका कंप्यूटर क्या लगता है, जैसे बेजान मशीन। ठीक है, इसमें देखिए कंप्यूटर के हार्डवेयर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए कंप्यूटर तथा यूजर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही माध्यम से यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो बाकी के सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर पाएगा। देखिए यह हार्डवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है। ठीक, यानी हार्डवेयर से और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग देखना है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखा जाए। आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम लोग मेमोरी के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और मैं आप लोगों को मेमोरी और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, इन सब चीजों को भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।